जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए सीटेट पेपर 2 में साइंस के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। अच्छा, आपको याद होगा तो इस नाम से आपका क्लास 6 में भी एक चैप्टर था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लास 6 में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्लास 7 में क्या पढ़ना है, इवन अगर आप क्लास 8 में जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको इससे रिलेटेड एक टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चैप्टर देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में मैंने आपको क्लास 6 के दौरान जो है बताया था। तो सबसे पहले देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्लास 7 में क्या पढ़ना है। तो बेसिकली कहा जाए तो ये जो पूरा चैप्टर है वो आपका दो भागों में बटा हुआ है, एक ऊल के बारे में और दूसरा सिल्क के बारे में। यानी कि आधा जो भाग है वो आपका ऊल के बारे में है, ऊन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा जो भाग है उसमें हम लोग सिल्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेशम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये दोनों जो आपका फाइबर है वो आपका कैसा फाइबर है, तो एनिमल फाइबर है। ठीक है, एनिमल फाइबर है। और क्लास 6 में हम लोगों ने किस फाइबर के बारे में पढ़ा था, तो प्लांट फाइबर के बारे में, कॉटन के बारे में पढ़ा था, है ना, रुई के बारे में पढ़ा था, जूट के बारे में पढ़ा था। तो प्लांट फाइबर के बारे में क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था। क्लास 7 में हमें जो है एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना है, और क्लास 8 में जाएंगे तो वहाँ पे हमें सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है। तो ये सभी टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे ऊल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, भेड़ों के कुछ भारतीय नस्लें के बारे में जानेंगे, ऊन प्रदान करने वाले जंतु के बारे में, भेड़ पालन क्या होता है, रेशों को ऊन से कैसे संसाधित किया जाता है, कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, व्यावसायिक संकट क्या होता है। फिर हम लोग रेशम में जो है रेशम कीट का जीवन चक्र के बारे में जानेंगे, कोकून से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट के बारे में जानेंगे जहाँ से सवाल जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को देखिए, इस चार्ट को देखिए, जो कि मैंने आपको क्लास 6 में भी बताया था कि फाइबर जो है आपका 3 भाग में बटा हुआ होता है। 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक होता है आपका नेचुरल फाइबर, दूसरा सिंथेटिक और तीसरा मिक्स फाइबर। अगर नेचुरल फाइबर के बारे में बात किया जाए तो क्लास 6 में आपका जो है ये प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ना था। ठीक है, नेचुरल फाइबर को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है आपका प्लांट फाइबर और दूसरा होता है आपका जांतव रेशा यानी कि एनिमल फाइबर। क्लास 6 में कॉटन और जूट के बारे में पढ़ना था। क्लास 7 में आपका सिल्क और ऊल के बारे में पढ़ेंगे, और क्लास 8 में जाइएगा तो आपको इन सभी के बारे में पढ़ना है। इवन यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है रेयॉन। ठीक है, रेयॉन के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा प्लांट फाइबर में, फ्लैक्स। ठीक है, जो कि आपका क्लास 6 में इस टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसी कारण से मैंने वहाँ पे इसको नहीं बताया था। लेकिन कभी कभी जो है वो केवल और एग्जाम्पल से, ठीक है, केवल एग्जाम्पल से सवाल पूछ लिया जाता है कि फ्लैक्स बताइए इनमें से किसका जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्लैक्स वर्ड अगर आएगा तो आपको बताना है कि ये जो है आपका नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है और उसके अंतर्गत आपका प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कॉटन हो गया, जूट हो गया और फ्लैक्स हो गया, ये तीनों आपका प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल है। तो इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मिक्स फाइबर के बारे में डिटेल से हम लोग नहीं जानेंगे, बस इसका जो है आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा, लाइक्रा और लिलेन, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। कभी कभार अगर पूछ लिया जाए तो बस एग्जाम्पल से पूछ लिया जाएगा कि बताइए लाइक्रा जो है किस टाइप का फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है या मिक्स फाइबर है। तो वहाँ पे आपको काम आएगा, जवाब देना होगा कि ये जो है एक तरह से मिक्स फाइबर है। मिक्स फाइबर किसको कहेंगे, ऐसा फाइबर जो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग मिक्स्ड फाइबर के नाम से जानते हैं। अब चलिए इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, वो सभी चीज़ें तो आपका कुछ बेसिक जानकारी हो गया। अब देखिए ये जो चैप्टर है आपका मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है। एक है आपका ऊल यानी कि ऊन के बारे में जानेंगे। तो ऊन देखिए कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऊन तो आप लोगों ने देखा होगा, ऊन का स्वेटर बनाते हैं, मफलर बनाते हैं, मोजा, शॉल, बहुत सारे ऊनी कपड़े बनाते हैं जिसका उपयोग हम लोग ठंड के सीजन में करते हैं। अभी ठंडा का मौसम है, स्वेटर वगैरह आप लोग पहनते हैं तो वो किससे बना होता है, ऊन से बना होता है। तो वो आपका क्या है, ऊन का उपयोग हो गया। अब ऊन जो है आपका कहाँ से प्राप्त होता है, तो भेड़ से हो गया, याक से, बकरी से आदि जानवरों के बालों से जो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सीप, याक और गोट, तो इन सभी के बालों से जो है वो ऊन की प्राप्ति की जाती है।
अगला जो पॉइंट है वो है आपका ऊन प्राप्त करने वाले इन जंतुओं के शरीर पर रोएदार बालों की मोटी परत होती है। इन रोएदार बालों के बीच वायु जो है अधिक मात्रा में भर जाती है। वायु उष्मा का कुचालक है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। यानी कि देखिए, इन जो जानवर के शरीर में जो गर्माहट होती है वो बाहर नहीं जा पाती है, और बाहर जो ठंड पड़ता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर ना जा पाती है, नहीं जा पाती है। और इस कारण से इसको रोकने का काम कौन कर रहा है? तो बीच में जो वायु फंसा हुआ है, इसके रोएदार बालों के बीच में जो वायु फंसा है वो इस चीज़ को रोकने का काम करती है। इसी कारण से जानवरों को जो यहाँ पे ठंडा नहीं लगता है। इन्हीं रोएदार रेशों से ऊन प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। तो जानवरों के शरीर में जो रोएदार रेशा मिलता है, बाल पाया जाता है, उसी से क्या होता है, रेशा प्राप्त किया जाएगा, ऊन आपका जो मिलेगा। अब जिस तरह से अगर हम लोग बात करें, हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के बाल होते हैं। जैसे कि अगर इंसान का देखिएगा तो जो बियर्ड के पास जो हेयर होता है वो बहुत ही थोड़ा सा मोटा एवं रूखा टाइप का होता है, ठीक है। और त्वचा के निकट फाइन एवं कोमल बाल होते हैं, बहुत ही महीन एवं कोमल बाल होते हैं, ठीक है। तो ये महीन कोमल बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। तो जिस तरह से इंसानों के शरीर में दो टाइप्स के बाल देखने को मिलते हैं, एक मोटे एवं रूखे बाल, दूसरा आपका जो है महीन एवं कोमल बाल, तो इस तरह से जानवरों के शरीर में भी आपका दो टाइप्स के बाल देखने को मिलते हैं। एक होता है मोटे एवं रूखे बाल और दूसरा आपका वही महीन एवं कोमल बाल। तो ऊन जो बनाया जाता है वो आपका महीन एवं कोमल बाल से बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से सवाल बना हुआ है एग्जाम में कि जानवरों के किस टाइप के बाल से जो है फाइबर प्राप्त किया जाता है, तो महीन एवं कोमल बाल से, ठीक है। मोटा एवं रूखा बाल से जो है वो नहीं प्राप्त किया जाएगा, केवल आपका महीन एवं कोमल बाल से ही जो है यहाँ पे रेशा फाइबर प्राप्त किया जाएगा। अब देखिए, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग अ स्पेशल कैरेक्टर इन देयर offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding। कहने का मतलब ये है कि कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। कुछ ऐसे नस्ल होते हैं, कुछ ऐसे कहा जाए तो जाति होते हैं भेड़ के, या फिर जो भी जानवर का नाम अभी मैंने आपको लेके बताया था, उन सभी जानवर के कुछ ऐसे नस्ल होते हैं जिनमें केवल आपका जो वो तंतुरूपी मुलायम बाल पाए जाते हैं। तो इनके जनकों का विशेष रूप से चयन किया जाता है। तो ऐसे जानवरों को क्या किया जाएगा, इनके जो पेरेंट होते हैं या फिर कहा जाए तो इन टाइप के जानवरों को एक जगह से सिलेक्ट किया जाएगा, चयन किया जाएगा, जो उसी प्रकार के भेड़ों को जन्म देती है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। इस प्रकार के भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि फाइबर बनाने के लिए चाहिए कोमल और महीन बाल। तो कुछ ऐसे प्रजाति हैं, कुछ ऐसे नस्ल हैं जिनमें केवल जो है तंतुरूपी वही मुलायम बाल पाए जाते हैं। तो ऐसे भेड़ को अलग करना, ऐसे भेड़ के जनकों को अलग करना सिलेक्टिव ब्रीडिंग के नाम से जाना जाएगा। अब अलग क्यों किया जाता है? अलग इसलिए किया जाता है ताकि जो है वो ये आगे चलकर कुछ इसी टाइप के बच्चों को जन्म दे, ठीक है, भेड़ों को जन्म दे। तो इसी कारण से इनको जो है वो अलग किया जाएगा और वहाँ से जो है वो ऊन प्राप्त किया जाएगा, या फिर कहें तो फाइबर प्राप्त किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें, ठीक है, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। तो यहाँ पे कुछ नस्ल का नाम दे रखा है, उसके ऊन की गुणवत्ता दे रखा है और कहाँ पे पाई जाती है उसके बारे में जो है वो दे रखा है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी कभी कभी सवाल जो वो देखने को मिलता है। जैसे कि भेड़ का एक नस्ल का नाम है लोही, ठीक है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं कि नस्ल का नाम क्या है, लोही। अब ये जो पाया जाता है वो आपका राजस्थान और पंजाब में आपको देखने को मिलेगा, लोही प्रजाति का भेड़, और इससे जो है वो उत्तम कोटि का ऊन प्राप्त किया जाता है। दूसरा है आपका रामपुर बुशायर, जो कि ब्राउन फ्लीस या फिर ब्राउन ऊल इससे प्राप्त किया जाएगा, और ये आपका उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। नाली है आपका, जहाँ से आपका कारपेट जिस ऊल से बनाते हैं उस टाइप का ऊन प्राप्त किया जाता है, और ये आपका राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में देखने को मिलता है। बाखरवाल है आपका, जिसका हम लोग सालों के लिए जो साल ओढ़ते हैं, ठीक है, उसका ऊन बनाने के लिए किया जाता है, और ये आपका जम्मू और कश्मीर में मिलेगा। पाटनवाड़ी है आपका,
और इसका उपयोग जो हुजरी के लिए, ठीक है, कॉर्स उल बनाने के लिए किया जाता है। और ये जो आपका प्रजाति है, जो नस्ल है, वो आपका गुजरात में देखने को मिलता है। मारवाड़ी है आपका, इससे आपका मोटा ऊन प्राप्त किया जाता है, ठीक है, और ये आपका जो है कहाँ पे मिलेगा, गुजरात में आपको जो वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो प्रजाति है, जो नस्ल है, वो आपका गुजरात से बिलोंग करता है। यहाँ पे आपको ये नस्ल के भेड़ जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा कि कौन सा नस्ल का भेड़ कहाँ पे पाया जाता है और किस नस्ल के भेड़ से क्या क्या जो बनता है, ठीक है, इसके जो ऊन की गुणवत्ता है वो क्या है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, ऊन प्रदान करने वाले जंतु के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की बहुत सारे नस्लें पाई जाती है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। ये आपका क्या है, यही आपका नस्ल का नाम है, ठीक है। लगभग 6 नस्ल के बारे में मैंने आपको बताया। तो हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्ल पाई जाती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तो याक जो होता है, अगर याक के बारे में बात करें तो याक का जो ऊन होता है वो कहाँ पे फेमस है, तिब्बत और लद्दाख में। अंगोरा नस्ल की बकरी, एक बकरी है, ठीक है, बकरी का नस्ल है जिसका नाम है अंगोरा, ठीक है। तो अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा बकरी हमारे देश में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाएगा कहाँ से, अंगोरा नस्ल की बकरी से। इंग्लिश में इसको मोहेयर के नाम से जानते हैं, मोहेयर के नाम से। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखिएगा, मोहेयर जो है आपका कहाँ से मिलेगा, तो अंगोरा नस्ल की बकरी से। इसके अलावा कश्मीरी बकरियों की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, इनसे सालें बनाई जाती है जिन्हें पश्चिमा साल कहते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला, ठीक है, अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। पूछा जाता है कि जो मोहेयर जो फाइबर है, जो ऊल है, वो कहाँ से मिलेगा, कौन से प्रजाति से, तो अंगोरा नस्ल की बकरी से। इसके अलावा जो पश्मीना साल है, ठीक है, ये आपका कश्मीरी बकरी से मिलता है। कश्मीरी बकरियों की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, इनसे सालें बनाई जाती है जिन्हें पश्मीना साल कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है, जो ऊँट की एक प्रजाति है, ठीक है। ये आपका लामा और एल्पेका जो है ऊँट की एक प्रजाति है और इसके बालों से भी जो है वो ऊन प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका यही है कि पश्मीना जो साल है वो आपका कश्मीरी बकरी से प्राप्त होगा और अंगोरा जो ऊन है वो आपका कहाँ से मिलेगा, अंगोरा नस्ल की बकरी से, ठीक है। अब देखिए, भेड़ पालन क्या है। तो उपयोगी पशुओं को रखने, खिलाने, प्रजनन करने तथा चिकित्सा देखभाल करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग पशुपालन के नाम से जानते हैं। भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पूरे भारत में पाला जाता है, तो इसी को पशुपालन कह लीजिए या फिर भेड़ पालन कह लीजिए। आपका रियरिंग जो है वो कहलाएगा, भेड़ पालन के नाम से जो वो कहलाएगा। तो पशुपालन क्या है, पशुओं को पालने का जो प्रोसेस है उसको पशुपालन कहेंगे। भेड़ पालन क्या है, भेड़ों को पालने का जो प्रोसेस है, उसको खिलाना, प्रजनन करना, प्रजनन करने तथा चिकित्सा देखभाल करने की जो प्रोसेस है उसको भेड़ पालन के अंतर्गत रखेंगे। वो चीज़ हो गया आपका। ये आपका है वही बकरी के कुछ नस्ल के नाम हैं। अंगोरा गोट कुछ इस टाइप का दिखेगा, गोट सिंपल जो गोट है। याक हो गया, ये आपका कश्मीर का गोट है। इसके अलावा देखेंगे केमल हो गया, इस टाइप का केमल आप लोगों ने देखा होगा। अल्पेका हो गया, लामा हो गया, ये सभी से जो वो ऊन प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है, कहाँ से जो है प्राप्त किया जाएगा, जानवर से प्राप्त किया जाएगा, किस किस नस्ल के जानवरों से प्राप्त किया जाएगा। अब जानना है कि प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल, यानी कि हम लोग जो है फाइबर, जो जानवरों के बाल को जब निकालते हैं उसके बॉडी से, तो उस बाल से ऊन फिर कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोगों को जानना है। उसको कैसे हम लोग, इस फाइबर को कैसे प्रोसेसिंग करके हम लोग ऊल बनाते हैं, ऊन बनाते हैं, ठीक है। तो उनमें से कौन कौन से स्टेप आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो काम है वो आपको यही याद रखना है कि इन स्टेप को जो है वो क्रम वाइज, ठीक है, क्रमानुसार याद रखना है। पहला जो स्टेप है वो है आपका सीयरिंग, यानी कि ऊन की कटाई। दूसरा में हम लोग स्कोरिंग करते हैं, अभिमार्जन करते हैं। तीसरा में सोर्टिंग करते हैं। चौथा है वॉशिंग, इसी में आपका ड्राइंग हो जाएगा, क्लीनिंग ऑफ बर हो जाएगा, ठीक है, बर्स हो जाएगा। और पांचवा जो स्टेप है वो आपका है डाइंग एंड कलरिंग, ठीक है।
और छठा स्टेप क्या है, रीलिंग एंड स्पिनिंग। तो 6 प्रोसेस है आपका, ठीक है। इन 6 प्रोसेस को आपको सबसे पहले तो क्रम के अकॉर्डिंग याद रखना है, ठीक है, सीरियल वाइज याद रखना है, क्योंकि सीरियल वाइज पूछ लिया जाता है। इनमें से सभी का नाम दे देगा और बोलेगा कि इसको क्रम के अकॉर्डिंग रखें, ठीक है, क्रमानुसार लिखें या फिर सीरियल वाइज लिखें। तो आपको यहाँ पे इसका सीरियल पता होना चाहिए। स्टेप 1 आपका शेयरिंग हो गया, स्कोरिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया। 4 में आपका वॉशिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग ऑफ ब्रश हो गया। इसके अलावा डाइंग एंड कलरिंग हो गया। उसके बाद जो लास्ट आपका स्टेप है वो है आपका रीलिंग एंड स्पिनिंग। अब देखिए डिटेल में जानते हैं कि किस स्टेप में क्या क्या किया जाता है। तो शेयरिंग का मतलब होता है ऊन की कटाई। इसमें क्या होगा कि भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत को काटकर अलग हटा लेने की जो प्रोसेस है उसी को ऊन कटाई या शेयरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऊन कटाई क्या हो गया, ऊनों को काटने का जो प्रोसेस है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें भेड़ का जो होता है पतला जो चमड़ा होता है उसको साथ में निकाला जाता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका मानना होगा कि अगर उनका चमड़ा उतार दिया जाए तो उनको तकलीफ़ होगी। तो देखिए ये जो पतली जो चमड़ा होता है उससे उनको तकलीफ़ नहीं होती है, ठीक है। ये कुछ अलग टाइप का होता है, बहुत ही महीन, बहुत ही पतला होता है जो कि बालों से लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको उचार लेने से, निकाल लेने से इतना उसको जो तकलीफ़ नहीं होती है। तो भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की जो पतली परत को काटकर अलग हटा लेने की जो प्रोसेस है उसी को ऊन कटाई या शेयरिंग कहते हैं। तो पहला तो चरण में यही करेंगे कि उसको काट के अलग करेंगे, ठीक है, बालों को काट के अलग करेंगे। दूसरा में क्या करेंगे, उसको धोएंगे। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित चिकनाई, धूल एवं गंदगी निकल जाए। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहा जाता है। आजकल अभिमार्जन मशीन द्वारा किया जाता है। तो देखिए क्या हुआ आपका, पहले तो कटाई हुआ, उसके बाद उसको धुलाई होगा, उसको धोया जाएगा, है ना, अभिमार्जन किया जाएगा, जिसको हम लोग स्कोरिंग के नाम से जानेंगे। अब उसको धोने के बाद, धोया क्यों जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे गंदगी होती है, धूल होता है, चिकनाई होती है, उन सभी चीज़ों को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। तीसरा चरण में क्या करेंगे, छटाई करेंगे। अब देखिए हम लोगों ने तो सारा बाल काट लिया था, ठीक है, जानवरों के शरीर से उसके बाल को काट लिया, महीन एवं मुलायम बाल को। अब उसमें कुछ ऐसे भी बाल होंगे जो हमारे काम के नहीं होंगे। तो अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न घटन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है, ठीक है। तो जो भी आपका रोमिल और रोएदार बाल है उसको कारखानों में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे जो विभिन्न कंपोनेंट वाले कहा जाए या फिर डिफरेंट जो टेक्सचर है, ठीक है, टेक्सचर वाले बालों को जो वो छाटा या पृथक किया जाता है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज़ हो गया, सॉर्टिंग हो गया। इसके अलावा अब क्या होगा कि अब छोटे छोटे रोएदार रेशे, ठीक है, जो छोटे छोटे आपके रोएदार रेशे हैं जिन्हें बड़ भी कहा जाता है, को चुनकर बालों से अलग कर दिया जाता है। ये वही बड़ है जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। अभी आप विंटर का दिन आ रहा है, विंटर सीजन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा कि पुराने स्वेटर वगैरह में जो छोटे छोटे जो है वो आपको बड़ देखने को मिलते हैं, रूसी टाइप का देखने को मिलते हैं, जो देखने में बहुत ही ख़राब लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग आयरन वगैरह से बैठा देते हैं या फिर उसको हटा देते हैं। तो उस टाइप का आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, इनके बालों में देखने को मिलता है। तो उसको जो है हटा दिया जाता है, ठीक है, चुनकर बालों से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद रेशों को फिर से धोया जाता है और अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होते हैं। तो इस प्रकार जो आपका प्रोडक्ट, ठीक है, जो निकलता है, जो बनता है, उसको जो है हम लोग यहाँ पे आगे के लिए भेज देते हैं, उसको जो है वो ऊन बनाने के लिए आगे प्रोसेस करते हैं, आगे भेज देते हैं। अब क्या हुआ कि इतना सब कुछ करने के बाद, ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे, रंगाई करेंगे, कलर डालेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग डाइंग भी करना कहते हैं, डाई करना यानी कि कलर करना। तो भेड़ एवं बकरियों से प्राप्त भेड़ एवं बकरियों से प्राप्त बाल जो है प्रायः क्या होता है, उजला रंग का, काला या ब्राउन कलर का होता है। क्योंकि देखिए जानवर में तो कलरफुल देखने को नहीं ना मिलेगा, या तो वो वाइट कलर का मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, ब्राउन मिलेगा, इसी कलर के आपके भेड़ होते हैं। तो इसको क्या किया जाएगा, इनके जो बालों को निकाला गया रेशों या तंतुओं को हम विभिन्न रंगों में रंग सकते हैं। तो कलरफुल जो है उसको बनाते हैं या फिर उसको जो अनेक रंगों में रंगते हैं, ताकि उनसे आगे चल के जो वो रंग बिरंगा ऊन बनाया जा सकता है, स्वेटर वगैरह बनाया जा सकता है।
अब जो आखिरी चरण है वो उसमें हम लोग क्या करेंगे, रीलिंग करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, यानी कि कलर वगैरह डाल के उसको क्या किया गया, सुखा लिया गया। अब सुखा लेने के बाद उसको जो है सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों के लिए ऊन बनाई जाती है और छोटे छोटे धागों को काट कर उनसे ऊनी कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो दुकान से, मार्केट से जो ऊन प्राप्त करते हैं उसका निर्माण कुछ इसी तरह से देखने को आपको मिलता है। तो ये तो था आपका ऊन के बारे में। तो जो जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया कि 6 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप्स को आपको क्रमानुसार याद रखना है, सीरियल वाइज याद रखना है। ठीक है, अब देखिए व्यावसायिक संकट क्या है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या है। तो इसमें आपको याद रखना है कि कुछ देशों में श्रमिकों को बीमारियों से ग्रसित होने पर, ठीक है, कुछ देशों में श्रमिकों को बीमारियों से ग्रसित होने और कभी कभी मृत्यु का जोखिम भी उठाना पड़ता है। इन्हें व्यावसायिक खतरे कहा जाता है। सॉर्टर रोग ऊन के उत्पादन से जुड़ा एक व्यावसायिक खतरा है। याद रखिएगा, एक डिजीज है जिसका नाम है सॉर्टर। ठीक है, सॉर्टर डिजीज। तो ये जो बीमारी है, कहा जाए ये जो डिजीज है, वो आपका ऊन के उत्पादन से जुड़ा एक व्यावसायिक खतरा है। ऊन की छटाई करने वाले लोग एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो सकते हैं। ये जीवाणु व्यक्ति के रक्त को संक्रमित कर देता है, जिससे घातक मृत्यु हो सकती है। तो होता क्या है कि कभी कभी देखिए एंथ्रेक्स नामक जो जीवाणु है वो मुख्यतः जो है वो जानवरों के शरीर में पाया जाता है। अब जानवरों के शरीर में पाया जाएगा तो जब इसके शरीर के बालों को निकाला जाएगा, जो भी स्टाफ वर्कर वगैरह रहेंगे फैक्ट्री में, ठीक है, जो ये सब काम करते हैं, तो उन लोगों को भी उस बीमारी से खतरा हो सकता है। ये जीवाणु उनके शरीर में आ जाता है, जिन कारण से उनको खतरा होता है और इसी से आपका जो सॉर्टर नामक डिजीज देखने को मिलता है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि फैक्ट्री है आपका, फैक्ट्री में आपका ऊन का काम चल रहा है, वहाँ पे अगर एक व्यक्ति को हो गया तो एक व्यक्ति से ये बीमारी बहुत सारे लोगों में फैल सकता है और इस कारण से आपका व्यावसायिक संकट देखने को मिल सकता है। तो इसी कारण से आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक बीमारी है, एक डिजीज है जो कि ऊन के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है सॉर्टर डिजीज। ठीक है, सॉर्टर रोग। और किस जीवाणु से होता है, एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से होता है। ये जीवाणु व्यक्ति के ब्लड को जो है क्या करता है, संक्रमित कर देता है। ठीक है, अफेक्ट करता है। तो इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो था आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, ऊन के बारे में बात किया, उल के बारे में बात किया। अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम लोग जो है वो सिल्क के बारे में बात करेंगे, रेशम के बारे में जो डिस्कस करेंगे। अब रेशम क्या है, तो रेशम भी आपका एक तरह से एनिमल फाइबर है। ठीक है, जंतु रेशा है। और ये किस जंतु से प्राप्त किया जाता है, ये आपका जो है वो सिल्क वॉर्म से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म से जो प्राप्त किया जाता है। ये सिल्क वॉर्म कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, शहतूत के पत्ता में आपको देखने को मिलता है। रेशम के रेशे जानवरों से प्राप्त रेशे हैं। रेशम के रेशे रेशम के कीड़े बनाते हैं, सिल्क वॉर्म, ठीक है, बनाते हैं। ये प्रोटीन से बना एक मजबूत, चमकदार, मुलायम और महीन रेशा है। अब देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशम जो है वो किससे बना होता है, प्रोटीन का। ठीक है, कौन बनाता है, रेशम का कीड़ा बनाता है, सिल्क वॉर्म बनाता है। और प्रोटीन का बना होता है, क्योंकि ये भी कई बार सवाल पूछा गया है कि सिल्क वॉर्म जो है आपका प्रोटीन का बना होता है, ये वाला। ठीक है, तो ये लाइन याद रखिएगा। रेशम निकालने के लिए रेशम के कीड़ों को पालने का जो प्रोसेस है उसको सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम निकालने के लिए रेशम के कीड़ों का जो पालने का जो प्रोसेस है उसको सेरीकल्चर के नाम से जानेंगे। और रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। कोकून क्या होता है वो अभी आपको इसके लाइफ साइकिल में पता चलेगा। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम कीट का जीवन चक्र। तो देखिए कैसे हम लोगों को यहाँ पे रेशम प्राप्त होगा, इसको समझने के लिए हम लोगों को रेशम कीट के जीवन चक्र को समझना आवश्यक है। तो रेशम कीट जो होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, अंडा देते हैं, एग्स देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसका हैचिंग होगा। यहाँ पे आप इस डायग्राम को भी देखते हुए चलिएगा कि ये क्या किए, सबसे पहले अंडा दिए। ये क्या होगा, इसको यहाँ पे हैचिंग होगा, यानी कि अंडा क्या होता है, हैच होता है, टूटता है, फूटता है। ठीक है, इससे बच्चा बाहर आता है, तो वो हैचिंग होगा। उसके बाद क्या होगा, हैचिंग के बाद ये लार्वा में बदलेंगे। लार्वा को ही हम लोग यहाँ पे कैटरपिलर्स या सिल्कवॉर्म के नाम से जानते हैं। इसको यहाँ पे लार्वा भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैटरपिलर हो गया, इल्ली हो गया, रेशम कीट हो गया, या फिर इसी को हिंदी में सूंडी के नाम से जानते हैं। तो ये आपका लार्वा बन गया। अब लार्वा क्या होता है, ये आगे चलकर आपका
प्यूपा का निर्माण करता है। प्यूपा, ठीक है, प्यूपा या फिर इसको हिंदी में कोशित के नाम से जानेंगे। और ये क्या करता है कि अपने चारों ओर जाल बुनकर कोकून का निर्माण करते हैं। तो ये जो अंदर में आपका देख रहे हैं वो प्यूपा है, और ये अपने चारों ओर क्या करते हैं, एक जाल बुनते हैं जिसको हम लोग कोकून के नाम से जानते हैं। उसके बाद इससे क्या होता है, आपका आगे चलकर एडल्ट मोथ या फिर जो है वो एडल्ट सिल्कवॉर्म का निर्माण होता है, ये बनता है। ठीक है, आगे और भी डिटेल में जानेंगे। अब देखिए, फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कोकून से रेशम कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, कोकून से रेशम कैसे प्राप्त होता है, तो रीलिंग ऑफ सिल्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से धागे निकालने की जो प्रोसेस है उसको रेशम की रीलिंग कहा जाता है। ये टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि रीलिंग ऑफ सिल्क क्या है। तो रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से धागे निकालने की प्रक्रिया, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रीलिंग द सिल्क। ठीक है, रीलिंग ऑफ सिल्क कह सकते हैं। ठीक है, रेशम की रीलिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें विशेष मशीनों का उपयोग किया जाता है जो कोकून से रेशम के धागे को खोलती है। अब मादा जो रेशम होती है, कीट अंडों को तापमान और आर्द्रता की स्वच्छ और उपयुक्त स्थितियों में सावधानीपूर्वक संग्रहित किया जाता है। यानी कि जो रेशम कीट होते हैं उनके अंडों को जो है वो सावधानीपूर्वक सुरक्षित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। इसमें तो एक सही तापमान पे, जितना उसको टेम्परेचर चाहिए, आर्द्रता पे, ह्यूमिडिटी आपका सुटेबल होना चाहिए। इन अंडों को हैचिंग के लिए उपयुक्त गर्मी प्रदान की जाती है। ठीक है, उष्मायान प्रदान की जाती है ताकि इसका हैचिंग हो सके। इसे उष्मायान के नाम से जानते हैं, इनक्यूबेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस एग्स आर प्रोवाइडेड सुटेबल वार्मथ फॉर हैचिंग, दिस इज कॉल्ड इनक्यूबेशन। तो सबसे पहले क्या करता है कि ये जो सिल्कवॉर्म है वो अंडे देगी। उस अंडे को हम लोग जो है वो सावधानीपूर्वक कलेक्ट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। ठीक है, इन अंडों को हैचिंग के लिए एक उपयुक्त जो है वो गर्मी दी जाती है ताकि इसका हैचिंग हो सके, और इस प्रोसेस को उष्मायान के नाम से जानते हैं, इनक्यूबेशन के नाम से जानते हैं। आगे क्या होगा, इस प्रकार से निकले लार्वा ताज़े कटे हुए शहतूत के पत्ते को खाते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि हैचिंग हो गया। हैचिंग के बाद क्या निकला, लार्वा निकला, जिसको हम लोग कैटरपिलर के नाम से भी जानते हैं। तो वो क्या करेगा, ताज़े कटे हुए शहतूत के पत्ते को खाएगा। लार्वा या कैटरपिलर दिन रात लगातार खाते रहते हैं और आकार में बढ़ जाते हैं। 25 से 30 दिनों के बाद वे खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, और अपना कोकून बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि ये जो कैटरपिलर था, ठीक है, जो लार्वा था, वो आपका दिन रात लगातार खाते रहता है और आकार में ये बढ़ जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद, ठीक है, ये खाना बंद कर देता है और अपना कोकून बनाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्हें बांस के कच्छों में ले जाया जाता है, जहां वे अपनी उपलब्ध कराई गई टहनियों पर एक सतत धागे में कोकून बुनते हैं, जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। तो ये जो कैटरपिलर था, ठीक है, ये जो कैटरपिलर था, ठीक है, ये कैटरपिलर आप समझ लीजिए। तो ये अपने चारों ओर क्या करता है, कोकून बुनने लगता है, एक जाल टाइप का बुनने लगता है। ठीक है, और इस जाल टाइप का ये बुनने लगेगा। अब इस जाल के अंदर जो ये लार्वा था, जो कैटरपिलर था, तो उस टाइम इसका जो नाम पड़ेगा वो आपका प्यूपा स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, प्यूपा स्टेज में अगर कोकून ये बुन लिया और उसके अंदर ये जो आपका कैटरपिलर था, ये अब क्या कहलाएगा, प्यूपा कहलाएगा। ठीक है, और बाहर का जो आपका जाल बुना है उसको हम लोग यहाँ पे कोकून के नाम से जानते हैं। इसके बाद इन्हें बांस के कच्छों में ले जाया जाता है, जहाँ वे उन्हें उपलब्ध कराई गई टहनियों पर एक सतत धागे में कोकून बुनते हैं, जिसके भीतर प्यूपा जो विकसित होता है। कोकून को धूप में रखा जाता है या उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इससे कोकून के अंदर मौजूद कीड़े मर जाते हैं। ठीक है, तो इसको अब उठा के क्या किया जाएगा, उसको धूप में रख दिया जाएगा या उबाला जाएगा या भाप में रखा जाता है। इससे कोकून के अंदर जो प्यूपा था वो आपका मर जाता है। रेशम के रेशों को अलग किया जाता है। कई कोकूनों से रेशों को एक साथ जोड़कर एक मजबूत धागा बनाया जाता है। इसे रेशम की रीलिंग कहते हैं, यानी कि वही कोकून से रेशों को बनाने का जो प्रोसेस है उसको रेशम की रीलिंग के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका प्रोसेस कि हम लोग जो है कैसे जो है वो यहाँ पे रेशम कीट से रेशम प्राप्त करते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ तक ही था। ठीक है, इतना ही था इस चैप्टर के अंतर्गत आपका। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं, जैसे कि तसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, एरी सिल्क आदि रेशम के विभिन्न किस्में हैं। झारखंड राज्य में तसर रेशम का उत्पादन होता है। रेशम के उत्पादन में झारखंड का देश में प्रमुख स्थान है। राज्य के धनबाद, रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू, साहेबगंज आदि जिलों में तसर रेशम की प्रमुख उत्पादन केंद्र है। खरसावां जिले के कुचाई सिल्क एक उत्तम प्रकार का रेशम है।
रेशमी और ऊनी कपड़ों से बने वस्त्रों के टुकड़े को प्रकाश के सामने रखिए। देखिए ये सभी चीज़ें जो है ना आपका इस पॉइंट तक अगर कहा जाए, अच्छा इसको देख लेते हैं एक बार। रेशम और ऊनी कपड़ों से बने वस्त्रों के टुकड़े को प्रकाश के सामने रखिए। आप देखेंगे कि रेशमी वस्त्र चमकदार है जबकि ऊनी वस्त्र नहीं है। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है, भारत का स्थान दूसरा है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला वाला भी याद रखिएगा। भारत में हर प्रजाति के रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम कृत्रिम रेशम से बना वस्त्र का टुकड़ा शीघ्र ही जलने लगता है। शुद्ध रेशमी कपड़े के टुकड़ों को जलने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। तो जितना भी मैंने टिक किया है उसको याद रखिएगा। ठीक है, वो याद करने वाला चीज़ है। बाकी जो पॉइंट नंबर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये सब आपका सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जेटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जेटेट एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि ये JCRT के बुक से लिया गया है इस पॉइंट को, इसीलिए ये आपका जेटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है आपका सीटेट में आएगा, आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही थ्योरी था आपका। उम्मीद करते हैं कि जितना भी जानकारी आपको दी गई है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई आपका डाउट होगा, कोई आपका प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो कि पिछले वर्षों में सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे, ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस टाइप के सवाल जो वो इस चैप्टर से फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब MCQ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। जनवरी 2023 में पूछा गया सवाल है आपका। रेशम कीट पालन और वनवर्धन, रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि। तीसरा ऑप्शन है आपका सिल्कवॉर्म रियरिंग एंड बी कीपिंग, यानी कि मधुमक्खी पालन जिसको हम लोग कह सकते हैं, और रेशम कीट पालन और पुष्प कृषि यानी कि फ्लोरिकल्चर। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो इसको समझने से पहले आपको जो है सभी ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। सिल्कवॉर्म रियरिंग क्या है, आपको इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कोकून होता है उससे आपका जो है रेशम बनाना रीलिंग कहलाता है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अगर रियरिंग वर्ड आया है यहाँ पे, रीलिंग अलग चीज़ होता है। ठीक है, रीलिंग क्या था उसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि कोकून से रेशम की प्राप्ति करना वो रीलिंग था। लेकिन सिल्कवॉर्म रियरिंग करना जो है आपका सेरिकल्चर, जो कि हम आपको बताए थे। ठीक है, इसका एक्चुअली यहाँ पे इंग्लिश जो आना चाहिए था वो सेरिकल्चर आना चाहिए था, वो आपका ज़्यादा सूटेबल रहा था। लेकिन दोनों आपका सेम चीज़ है, सिल्कवॉर्म रियरिंग कह लीजिए या फिर सेरिकल्चर कह लीजिए, दोनों आपका सेम चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेशम कीट पालन तो ये आपका रिलेटेड है। वनवर्धन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन क्या होता है। एफॉरेस्टेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जंगलों की वृद्धि करना, पेड़ पौधा को रोपना। तो ये तो आपका रेशम के उत्पादन से संबंध नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखें तो रेशम कीट पालन, ये बात सही है। शहतूत कृषि ये भी सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेशम का जो कीट होता है, सिल्कवॉर्म जो होता है वो आपका शहतूत, ठीक है, शहतूत के पत्ता में ही रहता है, शहतूत के पेड़ में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका दोनों ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा में अगर आप देखेंगे रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन। अच्छा, इसमें मधुमक्खी पालन कहाँ से आ गया, आप खुद सोचिए कि रेशम के उत्पादन में मधुमक्खी का तो यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट रोल ही नहीं है, कोई रोल यहाँ पे नहीं है। रेशम कीट पालन और फ्लोरिकल्चर, पुष्प का कृषि करना, इसका भी यहाँ पे कोई भी भूमिका नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका शहतूत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सिल्कवॉर्म रियरिंग एंड मलबेरी कल्टीवेशन, याद रखिएगा। इसके डिटेल में मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, PDF में आपको ये डिटेल भी मिल जाएगा, जिसमें आपको और भी अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी अगर कोई सवाल, कोई डाउट रह जाता है तो। सेकेंड सवाल आप देखिए, निम्न में से कौन सा समुच्चय का सही मिलान निरूपित करता है। ठीक है, सही से यहाँ आपको मैचिंग करना है। सन, फ्लैक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्लैक्स आपका कहाँ पे आता है, ये आपका नेचुरल फाइबर है। ठीक है, नेचुरल फाइबर आपका है, जो कि और इसके अंतर्गत भी देखा जाए तो ये आपका प्लांट फाइबर के अंतर्गत आ जाता था, है ना, प्लांट फाइबर, नेचुरल फाइबर, प्लांट फाइबर। ठीक है, तो सन आपका क्या है यहाँ पे, अगर प्राप्त देखा जाए तो सन किससे प्राप्त होता है, तो सन जो है आपका यहाँ पे देखा जाए तो सन के बारे में उतना डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि सन आपके चैप्टर में नहीं है, आपके जो सिलेबस में है उसमें नहीं है। ठीक है, इसी कारण से डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया है। बाकी कपास के बारे में मैंने आपको बता रखा है, रेशम के बारे में बता रखा है, नारियल का रेशा के बारे में आपको पता ही होगा। तो कपास का आप मैचिंग कीजिए, आपको स्वयं उसका जवाब मिल जाएगा। तो कपास,
कपास के बारे में मैंने आपको बताया है कि कपास जो आपका पुष्प से निकलता है, फ्लावर होता है, फ्लावर का पार्ट होता है। रेशम आपका कोकून से बनता है। देखिए दो ऐसे मिल गया, अगर दोनों को ही आप मैच कीजिएगा तो आपका जो ये सवाल बन जाएगा। बी का थ्री देखिए, बी का 3 किस में है, आप ऑप्शन ए में जाइएगा तो बी का 2 दे रखा है, ये पूरा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन में अगर आप देखिएगा बी का 3 है, ठीक है, इसको माना जा सकता है, फिलहाल कुछ देर के लिए मानिए। सी का देखिए बी का 4 दे रखा है, ये भी पूरा गलत हो गया। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना होगा, ठीक है। सीटेट के एग्जाम में जो होता है कभी कभी आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना होगा। अब डी के बारे में मैंने आपको देखिए, डी में बी का 3 दे रखा है, तो इसको भी कुछ देर के लिए मानिए। आगे चलते हैं, आगे हमको पता है सी के बारे में पता है कि सी का 2 होगा, तो इसमें देखिए सी का 2 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में सी का 4 दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया, तो केवल एकमात्र आपका ऑप्शन नंबर बी बचा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी फ्लैक्स का आपका बताया जाए तो फ्लैक्स का स्टेम हो जाएगा, और नारियल का जो रेशा होता है वो आपका छिलका होता है। तो देखिए यहाँ पे केवल 4 में से अगर 2 का जवाब भी आपको पता है ना, तो आप ऐसे सवालों को जो वो कर सकते हैं। कैसे करना है, ऑप्शन की मदद से, ठीक है, आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत का। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है, कैटरपिलर, जिसको हम लोग लार्वा के नाम से जानते हैं, इल्ली या रेशम कीट के नाम से जानते हैं, जिस पदार्थ के बने रेशे का श्रावण करते हैं वह है। तो द फाइबर सेक्रेटेड बाय द कैटरपिलर इज मेड ऑफ विच सब्सटेंस। तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। प्रोटीन का नाम मैंने कई बार लिया था, 31 दिसंबर 2021 के सवाल में पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं, रेशम के कीड़े को बाहर निकलने से रोकने और रेशम को कृमिकोष के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था कि जब कोकून बन जाता है, ठीक है, और उसके अंदर जब प्यूपा पलता है तो उसको निकाल के क्या किया जाता है, आग में उबाला जाता है, ठीक है, पानी में उबाला जाएगा, धूप में सुखाया जाएगा। तो वो क्या है, एक तरह से कहा जाए तो वो आपका कुचलने की विधि है, क्रशिंग मेथड ही है, उसी को हम लोग यहाँ पे क्रशिंग मेथड के नाम से जो वो जानते हैं, ठीक है। रीजन दे रखा है, कृमिकोष से रेशम के कीड़े के बाहर निकलने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा किया जाता है वह अहिंसा रेशम है। कृमिकोष से रेशम के कीड़े के बाहर, देखिए अब क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग उस कोकून से, ठीक है, कोकून से अगर हम लोग प्यूपा को बाहर निकलने दे दें, ठीक है, उसके अंदर जो कीड़ा है उसको बाहर निकलने दे दें, उसके बाद अगर रेशम को इकट्ठा करें तो वो क्या कहलाएगा, अहिंसा सिल्क या फिर पीच सिल्क। तो ये बात भी सही है। देखिए अभी जो मैंने थ्योरी में प्रोसेस के बारे में बताया था उसमें मैं क्या आपको बताया था कि जो कैटरपिलर होता है ना, जो लार्वा होता है, वो अपने चारों ओर एक जाली टाइप का बुनने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग जो है यहाँ पे कोकून के नाम से जानते हैं। अब इस कोकून के अंदर जो है वो प्यूपा पलने लगता है, जो लार्वा था वो अब प्यूपा में बदल गया, तो प्यूपा बढ़ने लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि इस प्यूपा को हम लोग क्या करें कि बाहर निकल जाने दें, उसके बाद इस कोकून को हम लोग क्या करें, इकट्ठा करें, तो इसको हम लोग अहिंसा रेशम के नाम से जानेंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है कि इस कीड़े की मृत्यु नहीं होती है, इस कीड़े को मारा नहीं जाता है, लेकिन जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था उसमें बताया था कि कीड़े को मार दिया जाता है, ठीक है। लेकिन रीजन में जस्ट इसका उल्टा दे रखा है। तो दोनों बात बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर कहा जाए तो रीजन जो है आपका कारण जो है वो अभिकथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसी कारण से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। इसको अगर डिटेल में देखा जाए तो देखिए, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को कोकून के अंदर से बाहर निकलने से पहले ही धूप में सुखाया जाता है, पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इससे कीड़ा मर जाता है और रेशम की तंतु बिना टूटे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को कुचलने की विधि क्रशिंग और किल्ड मेथड कहा जाता है। दूसरी ओर अगर देखें, यदि रेशम के कीड़े को बाहर निकलने दिया जाए, उसके बाद कोकून से रेशम प्राप्त किया जाए, तो यह अहिंसा रेशम, ठीक है, जिसमें हिंसा नहीं किया गया हो, कहलाता है, क्योंकि इसमें कीड़ों की मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए ये सत्य है, क्योंकि रेशम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कीड़ों को बाहर निकलने से पहले ही मार दिया जाता है। आर भी आपका सत्य है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद प्राप्त रेशम को अहिंसा रेशम कहा जाता है, लेकिन आर जो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो इस नज़रिए से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वयस्क रेशम के कीड़े का जीवन चक्र जो है बहुत ही छोटा होता है, जिसके दौरान वे, सीटेट में पूछा गया सवाल है आपका, यूज देयर पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट टू सक प्लांट सेप, अपने काटने और चबाने वाले मुंह के भागों से शहतूत की पत्तियों से भोजन ग्रहण करते हैं, मकरकंद से भोजन ग्रहण करते हैं, मुंह में कार्यात्मक भाग ना होने के कारण भोजन ग्रहण नहीं कर पाते। तो देखिए, जो आपका एडल्ट सिल्कवर्म होता है, इसका जो लाइफ टाइम होता है या फिर इसका जो लाइफ स्पेन होता है, ठीक है, जीवन चक्र जो आपका होता है, वो आमतौर पर
2 से 3 दिन ही होता है, बहुत ही कम समय होता है। और इस टाइम जो है ना इसके पास कोई भी मुंह में कार्यात्मक भाग, ठीक है, कोई भी फंक्शनल जो है वो माउथ पार्ट्स नहीं होता है, इसी कारण से ये भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जब ये कैटरपिलर की अवस्था में होते हैं सिल्कवॉर्म, तो उस टाइम ये जो है वो निरंतर खाना खाते रहते हैं। 25 से 30 दिनों तक जो वो लगातार पत्ती को, शहतूत के पत्ता को खाते रहते हैं और बड़ा हो जाते हैं, और बड़ा होकर ये जो है वो कोकून बुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एडल्ट जब ये होंगे तो उस टाइम जो वो इनके पास माउथ पार्ट जो है वो नहीं पाया जाता है जो कि फंक्शन कर सके, जो कि खाना को खा सके। तो डी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवॉर्म एंड सिल्क फाइबर प्रोडक्शन इज नॉट करेक्ट? ठीक है, 31 जनवरी 2021 में पूछा गया है। रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि सिल्क फाइबर जो होता है एक तरह से प्रोटीन होता है जो कि कैटरपिलर के द्वारा सेक्रेट होता है, ठीक है, ऐसा बताया है मैंने आपको। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, तो कोकून से आपका रेशम का धागा मिलता है, बिल्कुल सही बात है। रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ये बात भी सही है। कैटरपिलर कह लीजिए, लार्वा कह लीजिए, बात सही है, एक ही है। प्यूपा कोशित जो है, प्यूपा जिसको बारे में मैंने आपको बताया था, विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, तो ये गलत है। प्यूपा जो है विकसित होकर कैटरपिलर नहीं बनता है। कैटरपिलर क्या करता है कि 25 से 30 दिनों तक लगातार जो है वो शहतूत के पत्ते को खाता रहता है, और उसके बाद ये क्या करता है, कोकून बुनने के लिए तैयार हो जाता है, और कोकून के अंदर ही आपका प्यूपा डेवलप होता है, प्यूपा का विकास होता है, ना कि आपका कैटरपिलर के अंदर। कैटरपिलर के बाद वाला स्टेज को हम लोग यहाँ पे प्यूपा के नाम से जानते हैं, तो ये आपका गलत दे रखा है, ठीक है, जबकि आपका डी में उल्टा दे रखा है, उल्टा वाला स्टेप दे रखा है, तो डी आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं है, पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका 7 है। पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। मैंने आपको बताया था पश्मीना शाल के बारे में, और अलग से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे मार्क करवाया था कि पश्मीना शाल से सवाल पूछा जाता है। पश्मीना जो शाल है वो आपका कश्मीरी बकरी से प्राप्त किया जाता है, सही बात है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। खरगोश के बारे में मैंने आपको कहीं भी जिक्र नहीं किया था एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है, सही बात है, हम लोग कर सकते हैं। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है, खरगोश के बारे में मैंने आपको कहीं भी नहीं बताया था। तो अगर आप एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर ए और सी आपका सही है, यानी कि डी आपका सही है। लेकिन इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा कि जो आपका आयोग है ना, सीटेट एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है सीबीएसई आयोग, उन्होंने इस सवाल में जो सभी स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिया था, ग्रेस मार्क जो है वो दिया था, चाहे आप सही किए थे या गलत किए थे, इनमें जो वो सभी को जो वो समान अंक दिया गया था। ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर आप एनसीईआरटी किताब के अलावा किसी अन्य सोर्स में देखें, ठीक है, गूगल में देख लें या फिर किसी अन्य किताब में देखें, तो उसमें जो है कहीं कहीं पे आपको अंगोरा जो किस्म का जो ऊन था वो आपका खरगोश से भी प्राप्त हुआ करता है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में जानकारी दे रखी है। एक अंगोरा किस्म का बकरी भी होता है, एक अंगोरा किस्म का जो है प्रजाति का एक खरगोश भी होता है, और उस खरगोश से भी आपका अंगोरा किस्म का जो है ऊन प्राप्त किया जाता है। इस कारण से इसको जो सही माना जा सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी के किताब के अकॉर्डिंग तो इसको गलत माना गया, लेकिन अदर सोर्स के अकॉर्डिंग जो इसको सही माना गया है, इसी कारण से इसमें जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था। इसमें देखिए, इसका डिटेल अगर देखा जाए तो देखिए, पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, बिल्कुल सही बात है। यह ऊन बहुत महीन और गर्म होता है जिससे पश्मीना शालें बनाई जाती है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, आंशिक रूप से सही लेकिन भ्रमित करने वाला है ना। अंगोरा ऊन 2 स्रोतों से प्राप्त होती है, याद रखिएगा, अंगोरा जो ऊन है वो 2 स्रोतों से प्राप्त हो सकती है, अंगोरा खरगोश से, अंगोरा बकरी से। अंगोरा खरगोश यानी कि इससे अंगोरा उल मिलेगा, और अंगोरा जो आपका गोट था उससे मोहेयर उल, इसी को हिंदी में हम लोग अंगोरा ऊन के नाम से इसको भी जानते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो है वो इस सवाल को ग्रेस मार्क्स दिया गया था। हालांकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका जो मैंने आपको बताया वही आपका सही है, ए और सी। ऊँट के शरीर से प्राप्त ऊन मोटा होता है जो कालीन, कंबल और रस्सी बनाने में उपयोग होता है। पश्मीना ऊन खरगोश से नहीं बल्कि कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है, ये आपका गलत है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि क्यों आयोग ने इसमें जो है वो ग्रेस मार्क दिया था। चलिए आखिरी सवाल है आपका इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें जो है वो इतना ही सवाल पूछा गया था। लास्ट अगर 2011 से लिया जाए, ठीक है, 2011 से लेकर अब तक जितना भी एग्ज़ाम आपका हुआ है 2024 तक,
इस चैप्टर से जो है आपका क्लास 7 के जो फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर है, ठीक है, केवल इस क्लास के ही टॉपिक, ठीक है, इससे आपका इतना ही सवाल पूछा गया है। तो कभी कभी सवाल आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो इसी कारण से इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपको लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई ठीक नहीं, कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। और जितना भी ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ है नहीं यहाँ पे, 10 से 20 पॉइंट ही होगा जो कि आपके काम की होगी, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस सवाल का जवाब जो आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक्स कोई संश्लेषित रेशा है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात हो रही है, सिंथेटिक फाइबर के बारे में आपको डिटेल में जो क्लास 8 में पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में आपको जो क्लास 8 में पढ़ना है। और यहाँ पे अगर आपसे हो पाएगा तो इसका सवाल का जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत कम चांस बनता है कि आप जो वो इसका सही जवाब दें, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जितना भी इन्फॉर्मेशन आप तक साझा की गई है, आपको दी गई है, वो सभी चीज़ आपको समझ में आई होगी। और क्लासेस को डेली देखते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप क्लासेस को कंटिन्यू बेसिस पे देखते हैं तो यकीन मानिए यहीं सबसे जो है वो सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर जो है वो बहुत कम सवाल देखने को मिलते हैं। 1-2 सवाल ही आपका जो एनसीईआरटी के बाहर से देखने को मिलता है, या फिर 9th-10th क्लास से देखने को मिलता है। बाकी केवल जो है वो आपका 6 से लेकर 8 तक ही सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी कारण से साइंस का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। क्लास 6 का कंप्लीट आपका हो चुका है साइंस, ठीक है, उसमें आपका 16 चैप्टर था, आपका टोटल हो चुका है कंप्लीट। क्लास 7 का आज आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसमें जो है आपका कहा जाए तो 15 चैप्टर बाकी है, ठीक है। तो हम लोग पूरे साइंस को कवर करने वाले हैं। टोटल हमारा जो है वो 6 to 8 तक 52 चैप्टर है, सभी को कंप्लीट करेंगे और पेडागोजी भी पढ़ेंगे। तो इसी कारण से क्लास को जो है वो रेगुलर बेसिस पे देखते रहिएगा और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का जो है वो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ।